नाउ वील डिस्कस जेरोम ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, है ना। एज आई सेड, इनकी थ्योरी को डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी बोलता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी भी बोलता है। बोलते क्यों हैं इस थ्योरी का नाम डिस्कवरी लर्निंग या कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग क्यों है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जेरोम ब्रूनर ने जो आपके स्किनर हैं, जो आपके थॉर्नडाइक हैं, जो आपके पेबलप हैं, इनको क्या करा? इनको करा था उन्होंने क्रिटिसाइज। इन्होंने क्या करा? क्रिटिसाइज करा। क्यों करा? उन्होंने बोला कि ये जो तीन लोग हैं, थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, और आपका क्या बोलता है, पेबलप हो गए, इन्होंने कहीं भी कॉग्निटिव फैक्टर्स को एक्टिवली कंसिडर नहीं किया। इन्होंने कॉग्निटिव फैक्टर्स को एक्टिवली कंसिडर नहीं किया लर्निंग के लिए या किसी बिहेवियर को लर्न करने के लिए, है ना। इससे क्या हमें प्रूफ होता है? इससे हमें ये प्रूफ होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये डिस्कवरी लर्निंग या कंट्रिविस्टिक लर्निंग की जो थ्योरी है ब्रूनर की, वो एक कॉग्निटिव थ्योरी है बिहेवियरिज्म की। वो कौन सी थ्योरी है? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म या फिर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आया तो थम्स अप कीजिए। पेवलव ने कभी भी कॉग्निटिव फैक्टर्स को एक्टिवली एक्टिवली कंसिडर नहीं किया, स्किनर ने भी नहीं किया, थॉर्नडाइक ने भी नहीं किया। तो यहाँ जो आपके पुराने, मतलब जो मेरा नाम बता दे, उनके उनको क्रिटिसाइज किया ब्रूनर ने, और एक अपनी कॉग्निटिव थ्योरी लेके आए। वो किसकी? लर्निंग की। तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग है ब्रूनर की। उनकी थ्योरी का नाम डिस्कवरी लर्निंग है, क्योंकि डिस्कवर आप करने के लिए आपको थिंकिंग प्रोसेस, मेंटल एक्टिविटीज़, है ना, ये आपको यूज़ करना पड़ती हैं, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें, है ना। और आप इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करते हो, एज इट इज़ नहीं लेते हो। जो आप कंस्ट्रक्ट करते हो, है ना, जभी तो आप सीख पाते हो अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। तो जब आप इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करते हो, रीऑर्गेनाइज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, सिस्टमेटिक करते हो, तो वो वहाँ आप देखते हो कंस्ट्रक्टिविस्ट एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं, कॉग्निटिव एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो जेरोम ब्रूनर ने बोला कि हम कुछ भी सीखते हैं ना, तो वो डिस्कवरी से सीखते हैं, मतलब वहाँ पर कॉग्निटिव फैक्टर्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि इनका बोलना क्या था? इतना आया तो थम्स अप कीजिए, फिर मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। इतना क्लियर है आपको सभी को? संजय और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो सारे सबको समझ में आ रहा है कि ये आपकी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग है। कौन सी थ्योरी? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है। जबकि अब हर जहाँ पर यहाँ पर सारे स्टूडेंट को पता है कि लर्निंग की जो थेरीज हैं जो हम डिस्कस करते हैं, या तो हम थॉर्नडाइक करेंगे, या पेवलव करेंगे, या स्किनर करेंगे, है ना। टॉलमैन की जो थेरी है ना, वो भी एक कॉग्निटिव थेरी है कि नहीं, जो हमने डिस्कस कर ली है। जो दूसरी थेरी है वो ब्रूनर की थेरी है कि नहीं। चलो, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। तो जेरोम ब्रूनर was a cognitive psychologist and educationist who proposed a constructivistic theory of learning. Constructivist theory of learning. He emphasized that learner do not passively receive knowledge. मतलब learner सिर्फ receive नहीं करता information को, but actively construct, it by building upon prior knowledge. Brunner believed learning is a process. Believed learning is a process. उन्होंने बोला कि लर्निंग एक प्रोसेस है, इन्वॉल्विंग कैटेगराइजेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल मॉडल्स जैसा आपने देखा होगा, कोई भी साइंटिस्ट होता है ना, तो साइंटिस्ट को है ना सारे बेसिक लॉज पता होते हैं कि नहीं? यस और नो? Yes. मान लो कोई फिजिसिस्ट है ना, मतलब फिजिकल फिजिकल बोल रहा हूँ, फिजिक्स का कोई प्रोफेसर है, वो उसको सारे लॉज पता होते हैं कि इनका लॉ ये है, इनका लॉ ये है ना, सारा लॉज पता होता है उन्हें। जभी तो वो उन लॉज का, उन इंफॉर्मेशन का, उस प्रायर नॉलेज का, प्रायर एक्सपीरियंस का यूज़ करके एक एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल कर पाता है।
जब उस उसको लॉज लॉज याद होते हैं, है ना, जब वो तो वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाता, डिस्कवरी नहीं कर पाता। और जब वो नॉलेज को एज इट इज ही लेता, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करता, रीऑर्गेनाइज नहीं करता, उसको यूज नहीं करता, अप्लाई नहीं करता, तो फिर एक्सपेरिमेंट कैसे होते? और हर एक एक्सपेरिमेंट एक डिस्कवरी होती है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यस और नो? मतलब Yes. इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो लर्निंग हो रही है, ऐसा बोलना है ब्रूनर का। बेसिक सबको समझ में आ गया? देखो बेसिक समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से थियरी काम आपको समझ में आएगी। यस और नो? आगे बताऊं मैं आपको? देखो कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को? अरे बोलो यस और नो में। No, sir. ओके। Yes, sir. तो फिलोसॉफिकल एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्या है इसकी? ब्रूनर्स आइडियाज वर शेप्ड बाय, देखो ब्रूनर की थ्योरी क्यों आई? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। पहले तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी लेंगे, है ना, क्योंकि रिएक्शन टू बिहेवियरिज्म, ये जो थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म के रिएक्शन में आई, मतलब क्रिटिसिज्म में आई। और किससे इंस्पायर्ड थे? पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, बट ब्रूनर एम्फेसाइज इंस्ट्रक्शन मोर, है ना। इन्होंने इंस्ट्रक्शन पर ज़्यादा जोर दिया, ज़्यादा एम्फेसाइज किया ब्रूनर ने, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं पियाजे की थ्योरी से इंस्पायर्ड थे। और वाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी से तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में इसके फोल्डिंग टर्म या वर्ड का यूज़ किया है, लैंग्वेज का यूज़ किया है इन्होंने, कि लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है जब वाइगॉट्स्की की थ्योरी पढ़ाई थी, तो वाइगॉट्स्की की थ्योरी लर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो ये लैंग्वेज की जो थ्योरी है, मतलब लैंग्वेज के जो कंट्रीब्यूशन है वाइगॉट्स्की का, इसके फोल्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वाइगॉट्स्की का, इन इन सभी का इन्होंने अपनी थ्योरी में यूज़ किया है, जो आपको आगे दिखाऊंगा मैं। उन्होंने एज इट इज़ के फोल्डिंग टर्म का यूज़ किया है, जबकि ये इसके फोल्डिंग जो टर्म प्रपोज किया था, डेवलप किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, वो वाइगॉट्स्की ने किया था। तो वाइगॉट्स्की से, पियाजे से, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से ब्रूनर इंस्पायर्ड थे। तो इनकी थ्योरी इन सारे चीज़ों से इंस्पायर्ड थी। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. तो इनका मेन फोकस क्या था? इनका मेन फोकस था कि वो इंटरनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पर फोकस करें। तो इनका फोकस इंटरनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पर था, रेडीनेस ऑफ लर्निंग पर था, कल्चरल एंड कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने लर्निंग में इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो सोशियो कल्चरल थेरी है वो कल्चरल और कॉन्टेक्स्ट की बात तो करती है कि नहीं? यस और नो? याद आ रहा है आपको? Yes, sir. और दूसरा लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंट द नॉलेज। देखो लॉन्ग लैंग्वेज भी आया, क्योंकि बाइगॉट्स्की को फॉलो कर रहे हैं, या इंस्पायर्ड थे, फॉलो तो नहीं बोलूंगा, इंस्पायर्ड थे। ठीक है। अभी जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस है, याद रखना। ब्रूनेरियन कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस, इसको बोलते हैं क्या? थ्री मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। थ्री मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किस बात का? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, कॉग्निशन का, लर्निंग का, है ना, कि आपने कितना सीखा है। जो आप सीखते हो ना, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो कि आपका सीखने का लेवल क्या है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हो चुका है। तो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि आपका कॉग्निशन का डेवलपमेंट कितना हो गया है, आपको लर्निंग कितनी हो गई। जैसे हम देख रहे हो कि आज हम लोग ना बड़े से बड़े मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। क्या वो 2 साल का बच्चा कर पाता है, या 5 साल का बच्चा कर पाता है, या 10th का बच्चा कर पाता है? ऑब्वियसली बात है, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना मेच्योर नहीं है जितना कि हमारा है। तो लर्निंग रिफ्लेक्ट करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। आप मेरी बात से अग्री करते हो तो थम्स अप कीजिए। किसको कितना आता है ये रिफ्लेक्ट करता है कि कॉग्निशन कैसा है कि नहीं? यस और नो? अरे बोलो। Yes, sir. जो नहीं बोल रहे Yes. हैं तो वो क्यों नहीं बोल रहे Yes. हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ब्रूनर प्रपोज दैट नॉलेज इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन थ्री इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। तो इन्होंने 3 टाइप के रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में बताया। वो 3 टाइप के सिस्टम या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस तीन कौन सी हैं? पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज है इनएक्टिव, सेकंड स्टेज है आइकॉनिक, और थर्ड स्टेज है सिंबॉलिक। पहली स्टेज क्या है? इनएक्टिव। इनएक्टिव
दूसरी है आइकॉनिक, तीसरी है सिंबॉलिक। ये वन बाय वन करके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पहली जो स्टेज है या पहला जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो, उसका नाम क्या है, इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ये एक्शन बेस्ड होता है, एक्शन बेस्ड होता है, और इसका जो पीरियड है वो है आपका 0 to 1 ईयर, मतलब जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया और 1 साल का बच्चा हुआ तब तक का जो टाइम पीरियड है वो इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का होता है। मतलब नॉलेज इज स्टोर्ड थ्रू मोटर रिस्पॉन्सेज। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो मोटर रिस्पॉन्सेज है ना, बेसिकली जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं कि नहीं होते, होते हैं कि नहीं, यस और नो। जो Yes. रिफ्लेक्सेस हैं मोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं कि नहीं, तो वो अपने मोटर रिस्पॉन्सेज से, रिफ्लेक्स से इस दुनिया में जो कुछ भी वो है वो उसको सीखता है, एक्सप्लोर करता है, तो इन्फॉर्मेशन भी मोटर रिस्पॉन्सेज में स्टोर होती है। तो चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है वो तो हम बचपन में ही सीख जाते हैं, जब हम 1 साल के होते हैं, 1 साल से छोटे होते हैं तब। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? तो लर्निंग बाय डूइंग बेसिकली मोटर रिफ्लेक्सेस हैं या फिर रिफ्लेक्सेस हैं जिनको मोटर रिस्पॉन्सेज बोलते हैं। तो यहाँ जो लर्निंग होती है वो सेंसरी मोटर होती है और प्रोसीजरल होती है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स व्हाट अ वॉल इज बाय रोलिंग इट और थ्रोइंग इट। किसी को बॉल के बारे में समझाना है, बच्चे को बॉल के बारे में समझाना है, तो पहले छू के देखता है है ना, वो उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है। मतलब बॉल को समझाना है तो उसको घुमा के दिखाओ, उसको फेंक के दिखाओ, है ना, उसको टच करके दिखाओ, तो समझ में आना चाहिए कि बॉल गोल होती है। तो जो टच करके देख रहे हैं, मोटर रिस्पॉन्सेज हैं, रिफ्लेक्सेस हैं, जो ये 0 से 1 साल का बच्चा है, मतलब आफ्टर बर्थ वाला जो बच्चा है और 1 साल का बच्चा है, वो सीखता कैसे है, लर्निंग कैसे होती है उसकी, होती है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन से। यहाँ जो लर्निंग है वो सेंसरी मोटर होती है, प्रोसीजरल होती है। मतलब प्रोसीजरल मतलब इम्प्लिसिट काइंड ऑफ लर्निंग होती है। क्या आपको पहली जो स्टेज या पहला जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो आपको समझ में आया? आया तो थम्स अप कीजिए। इजी है, क्लियर है ना आपको? दूसरा जो है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। ये होता है इमेज बेस्ड। इमेज बेस्ड वो है एक्शन बेस्ड, ये है इमेज बेस्ड। ये होता है 1 से लेके 6 साल के बच्चों के लिए, 1 to 6 ईयर। यहाँ पर नॉलेज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ विजुअल और मेंटल इमेजेस। जो भी नॉलेज होती है ना, जो लर्निंग है वो विजुअल और मेंटल इमेजेस में स्टोर होती है। लर्नर कैन विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट इमेजेस इन देयर माइंड, यूजफुल इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जैसे एग्जाम्पल, अ चाइल्ड रिकॉग्नाइज अ ट्राइंगल फ्रॉम ए पिक्चर और ड्राइंग इवन विदाउट द वर्ड। जैसे मुझे ट्राइंगल बोलना है तो दिमाग में ट्राइंगल आ जाता है कि नहीं। मैंने स्क्वायर बोलना है तो स्क्वायर मुझे बना के नहीं दिखाना है। मैंने ऑक्टागन बोलना है तो बना के नहीं दिखाना है मुझे, आप पहले से समझ जाते हो। ये आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है। तो आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन से हमको आइकॉनिक, सॉरी, इस वाली स्टेज के बारे में पता चलता है कि बच्चा इस लेवल का, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है। और 1 से 6 साल के बच्चे का इतना हो जाता है। क्या आपको आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? फिर तीसरा आपको देखने को मिलता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये लैंग्वेज बेस्ड होता है और 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आपको देखने को मिलता है। या नॉलेज कैसे स्टोर होते हैं? नॉलेज का मतलब लर्निंग भी होती है, नॉलेज का मतलब कॉग्निशन भी होता है कि नहीं होता है, यस और नो? Yes. तो knowledge is Yes, sir. represented by symbols, language and logic. Learners can use abstract thinking, reasoning and symbolic manipulation. Example, understanding a triangle as a geometric concept defined by 3 sides and angle. देखो पहले तो हम बना के दिखा देते हैं कि ये ट्राइंगल है, फिर हमको ट्राइंगल बनता कैसे है, उसका जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, ट्राइंगल के टाइप्स क्या हैं, ये भी हमको समझ में आ जाता है। जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, वो भी हमको समझ में आने लगता है कि ट्राइंगल को ट्राइंगल के 3 पॉइंट ही क्यों होता है ना, ये डिफरेंट टाइप्स की, ये वाले ही क्यों है, एंगल्स क्या है, 90 डिग्री का एंगल क्या है, 30 डिग्री का एंगल क्या है, 180 डिग्री का एंगल का क्या है, ये एंगल्स क्या होता है, 70 डिग्री एंगल्स क्या है, एंगल्स बनते कैसे हैं, रोटेट कैसे होता है, ये सब समझ में आता है कि नहीं आता है? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? ब्रूनर बिलीव्ड दीज स्टेजेस आर नॉट रिजिड एंड फिक्स्ड लाइक पियाजे। उन्होंने बोला कि ऐसा फिक्स तो नहीं है, दे आर क्यूमुलेटिव एंड को एग्जिस्ट।
इन्होंने बोला कि ये क्यूमुलेटिव होते हैं। क्यूमुलेटिव आप जानते ही हो, है ना, क्यूमुलेटिव है, को एग्जिस्ट करती हैं। इवन अडल्ट यूज इनएक्टिव और आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन वाइल लर्निंग न्यू टास्क, कुकिंग और ड्राइविंग। जैसे मुझे कुकिंग नहीं आती तो मैं तो कहानी इनएक्टिव से स्टार्ट करूंगा ना, यस और नो। पहले तो मैं बना के देखूंगा, कर करके देखूंगा, फिर मैंने बोला कि आलू की सब्जी बनानी, तो मुझे दिमाग में आया था कि पहले ये डालना है, पहले ये डालना है, फिर ये डालना है। कहने का मतलब क्या है कि ये फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। अडल्ट भी इनएक्टिव और आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। कब? जब न्यू लर्निंग या फिर न्यू बिहेवियर लर्न करना हो तब। क्या आपको मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गए? आ गए तो आप थम्स अप कीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इनकी थ्योरी को डिस्कवरी लर्निंग क्यों बोलते हैं। कंटिन्यू करें? क्या बोलते हो? अरे बोलो सब लोग। Yes. सभी लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ये बताइए पहले। यस सुन सर। हाँ, Yes, sir. सोना नहीं है ना। डिस्कवरी लर्निंग क्या है? डिस्कवरी लर्निंग क्यों बोलते हैं इनकी थ्योरी को? इंक्वायरी बेस्ड होती है। और आपको पता है कि लर्न जो डिस्कवरी में इंक्वायरी ही होती है। इंक्वायरी का मतलब क्या है? इंक्वायरी का मतलब है कि हम सारे पक्षों को समझते हैं, फिर कुछ न्यू देखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वन ऑफ द ब्रूनर्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडियाज, डिस्कवरी लर्निंग मीन्स दैट स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे डिस्कवर प्रिंसिपल्स, है ना। और डिस्कवर करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ना। कुछ न्यू ऐड करना पड़ता है, पुराने को डिलीट करना पड़ता है, रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, कैटेगराइज करना पड़ता है, इतना कुछ तो करना पड़ता है, तब जाके डिस्कवरी होती है। तो स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे डिस्कवर प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स बाय देमसेल्फ थ्रू एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग। डिस्कवरी लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पहले ये देखो। या किसके अंदर, कौन से बच्चे के अंदर डिस्कवरी लर्निंग वाले ट्रेट हैं, कौन एक्सपेरिमेंटर बन सकता है, कौन साइंटिस्ट बन सकता है ना। और कैसे क्या होता है वो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात तो एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरा, एनकरेजेस क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन। तीसरा, इन्हांसेस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। अब किसी को कुछ याद ही नहीं रहता है, लॉज ही याद नहीं रहते हैं, तो फिर लॉज को आप अप्लाई कैसे करोगे और दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे करोगे, है ना। और डिस्कवरी लर्निंग करने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कॉन्सेप्ट का डीपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। सिर्फ रटने से, रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा, है ना। आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी। और आप धीरे धीरे करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बिल्ड कर लेते हो, है ना। डिस्कवरी लर्निंग को प्रमोट करने के लिए उसका प्रमोशन करने के लिए टीचर कैसा रोल प्ले करता है? टीचर क्या करता है? नॉट टू प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर। टीचर डिस्कवरी लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए या सिखाने के लिए कभी भी सीधा आंसर नहीं देता है। तो नॉट टू प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर दे दिया तो बच्चे की डिस्कवरी लर्निंग या डिस्कवरी वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है या इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करने वाली जो चीज़ है वो डेवलप होगी ही नहीं, जब हम बिल्कुल पका पकाया स्टूडेंट्स को दे दे तो। यस और नो? क्योंकि दिमाग नहीं लगाएगा वो। यस और नो? अरे आंसर करो ना। Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है। और टीचर का रोल क्या होता है? क्रिएट स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट। टीचर ना एक स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और टीचर क्वेश्चन पूछता है। जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे दिमाग ही नहीं चलेगा। एक्सप्लोर कैसे करोगे, ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, रीऑर्गेनाइज कैसे करोगे, कैटेगराइज कैसे करोगे, है ना। और टीचर्स ना स्के फोल्डिंग भी प्रोवाइड करता है। और स्के फोल्डिंग मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको नहीं पता हो। ये सपोर्ट होता है कि नहीं? स्के फोल्डिंग इज अ सपोर्ट, है ना, गिवन बाय MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में सर आ रहा स्टाफ है? होल्डिंग में वही है ना कि वो पॉजिटिवली मतलब उसको अप्रिशिएट करेंगे तो लाइक वो परफॉर्मेंस बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे फुटबॉल आप अपने आप से भी सीख सकते हो, लेकिन एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको कोच की नीड होती है कि नहीं होती? यस सर। तो जो कोच क्या है, बेहतर सिखा देता है और कम टाइम में सिखा देता है। इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। जब हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट की उनके गोल को अचीव कराने के लिए, तो यहाँ हम स्कैफोल्डिंग देखने को मिलती है हमको। तो स्कैफोल्डिंग बेसिकली अ सपोर्ट,
गिवन बाय एम क्यू। एम क्यू कौन होता है? ये टीचर हो सकता है, ये बड़ा भाई हो सकता है, छोटा छोटा भाई भी सिखा सकता है कुछ कुछ, मतलब ये सपोर्ट है, ये हेल्पिंग है उसकी। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। हुआ है कि नहीं हुआ? Yes. तो रेदर देन टेलिंग स्टूडेंट्स अबाउट आर्किमेड्स प्रिंसिपल, लेट देम एक्सपेरिमेंट विद ऑब्जेक्ट्स इन वाटर एंड डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ। मतलब हमें सिर्फ समझाना नहीं वर्बली, उनको उनको इसके इक्विपमेंट दे दो, उनको एक्सप्लोर करो, मोटिवेट करो कि वो करें, जब तो वो उल्टा सीधा कर करके वो कुछ इन्वेंट करेंगे, डिस्कवर करेंगे। ऐसा ही होता है ना। चलो, ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं स्पायरल करिकुलम, और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्पायरल करिकुलम क्या होता है। क्योंकि स्पायरल करिकुलम से ही हम ना डिस्कवर करना सीखते हैं, हम एडवांस लर्निंग सीख पाते हैं, है ना, हम कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को। तो व्हाट इज स्पायरल करिकुलम? तो ब्रूनर प्रपोज दैट a spiral curriculum should be spiral in nature। स्पायरल का मतलब क्या होता है? स्पायरल का मतलब क्या होता है? स्पायरल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। मतलब पहले हम 2 का पहाड़ा सीखते हैं, 2 का टेबल सीखते हैं, है ना, 2 का सीखा, 3 का ठीका, 5 का सीखा, सबका सीख लिया। जैसे सबसे सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया आपको 2 × 5 = 10। आप ये सीख लिया पहले आपने, एक एक डिजिट का, एक एक डिजिट के मल्टीप्लाई करना सीख लिया, एक एक डिजिट। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, है ना, जैसे हम भी छोटे थे तो मास्टर ने क्या सिखाया था मैथ, पहले 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करने सिखाए, फिर पहले एक एक डिजिट का सिखाया, फिर 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करने सिखाए, फिर 3 डिजिट के सिखाए, फिर 4 डिजिट के सिखाए। फिर हम जब सीख जाते हैं तो कितने भी डिजिट के आ जाएं हम इजीली कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। शुरुआत कहाँ से करी थी? 1 डिजिट से, और आज हमको कितने भी डिजिट दे दो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है? हम सिंपल से शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाना शुरू करते हैं और एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। इसको बोलते हैं स्पायरल करिकुलम। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले आपको सिखाना होता है हाइड्रोजन क्या होता है, पहले सिखाओ एच क्या होता है। एबीसीडी में पहले एच सिखाओ, एच क्या है, फिर ओ सिखाओ, पहले हाइड्रोजन सिखाओ, फिर ऑक्सीजन सिखाओ, फिर आप इसको H2O बनता कैसा वो सिखाओ, फिर H2O का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो सिखाओ। तो आप देख रहे हो, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में डायरेक्ट हम ना आइंस्टीन नहीं पढ़ते हैं, आइंस्टीन हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, आइंस्टीन हम 12th में पढ़ते हैं, या फिर आइंस्टीन आप 5वीं क्लास में ही पढ़ लोगे, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, बस अंडरलाइन में एक टर्म में, एक सेंटेंस में वो समझाते हैं कि आइंस्टीन कौन थे। लेकिन पूरी की पूरी किताब है आइंस्टीन की, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी की पूरी थेरीज है जो कि हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। क्या 5वीं क्लास के बच्चे को वो थेरीज पढ़ा सकते हैं? हम नहीं पढ़ाएंगे ना, बस इतना बता देंगे कि आइंस्टीन जैसा कोई साइंटिस्ट था जिन्होंने E = mc² का फॉर्मूला दिया। E = mc² होता क्या है, बना कैसा, डेरिवेशन कैसे आया, है ना, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो तो जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, 12th में आ जाते हैं, तब सिखाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट हम बहुत छोटेपन में सिखा रहे हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी जब बढ़ जाती है, तो उस कॉन्सेप्ट का डिफ़िकल्टी वर्जन भी हम सिखाते जाते हैं। इन शॉर्ट, कॉन्सेप्ट सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स वे में हम सिखाते हैं, इसी को स्पायरल करिकुलम बोलते हैं। मैंने सबको समझा दिया है आपको। आपको क्लियर है स्पायरल करिकुलम क्या होता है तो थम्स अप कीजिए। संजय भाई और जितने भी हमारे पास हैं स्टूडेंट, उनको सारी बातें स्पायरल करिकुलम की समझ में आई? देखो, जितना मैंने समझा दिया अभी मैं इसको बता देता हूँ क्या है। तो ब्रूनर प्रपोज दैट अ करिकुलम शुड बी स्पायरल इन नेचर। की फीचर क्या है? एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट टू एनी चाइल्ड इन एन इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म। उन्होंने बोला हम कुछ भी सिखा सकते हैं बच्चों को, लेकिन कुछ भी सिखा सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी लेवल पर जाके सिखा सकते हैं। जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना, वो धीरे धीरे करके बढ़ जाता है ना। पहले हम सिखाते हैं 1 2 3, फिर हम मल्टीप्लाई सिखाते हैं, फिर हम डिवीजन सिखाते हैं, सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, फिर लास्ट में जब 10th में बच्चा आ जाता है तब उसको ट्रिग्नोमेट्री सिखाता है। दूसरी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा समझाता है, 10th में ट्रिग्नोमेट्री समझाता है। फिर जब हम 12th में आते हैं तो डेरिवेशन समझाते हैं, समेशन समझाते हैं, फिजिक्स के लॉ समझाते हैं। ग्रेजुएशन में होता है तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट पढ़ाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस और नो? तो टॉपिक्स आर रिविजिटेड, है ना। टॉपिक्स मतलब रिविजिट होता है। हमने पढ़ाया आइंस्टीन को है 5वीं क्लास में, लेकिन
हम उसको 12th में भी पढ़ाएंगे, हम उसको ग्रेजुएशन में भी पढ़ाएंगे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल, कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो टॉपिक्स आर रिविजिटेड एट इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, हेल्प्स इन रीइंफोर्समेंट एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, एनेबल्स कॉग्निटिव रेडीनेस एंड मैच्योरेशन। एग्जांपल देख लो, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। A 5-year-old can learn the concept of gravity by observing falling objects। हम 5 साल के होते हैं तो हम ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ें हैं वो नीचे ही क्यों गिरती हैं, ऊपर क्यों नहीं गिरती, ये समझ में आ जाता है 5वीं क्लास में। द सेम कॉन्सेप्ट इज रिविजिटेड इन मिडिल स्कूल यूजिंग न्यूटन्स लॉ। देखो ग्रेविटी समझ में आती है हमको, लेकिन हम उसको न्यूटन लॉ नहीं बोलते हैं तब। न्यूटन लॉ को हम मिडिल स्कूल में समझते हैं। इन हायर एजुकेशन इट रिविजिटेड थ्रू आइंस्टीन रिलेटिविटी, क्योंकि आइंस्टीन रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी ग्रेविटी से रिलेटेड है और ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट न्यूटन से रिलेटेड है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं, तो इसलिए हमको रिविजिट करते हैं जैसे हमारा कॉग्निटिव मैच्योरिटी बढ़ती जाती है। इसी को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, रिपीट करो, अरे बोलो, भूल गए, बोल के दिखाओ। स्पाइरल करिकुलम। वेरी गुड, स्पाइरल करिकुलम। वेरी गुड, इसको बोलते हैं स्पाइरल करिकुलम। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सभी को समझ में आ गया, आ गया है ना? यस सर। चलो यस सर। अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेडीनेस फॉर लर्निंग। रेडीनेस फॉर लर्निंग क्या होता है? ब्रूनर एम्फेसाइज, देखो जो डिस्कवरी करता है ना, जो इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करता है, उसको है ना जोर ज़बरदस्ती से आप डिस्कवरी नहीं करा सकते, उससे आप इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट नहीं करा सकते जोर ज़बरदस्ती से। ये तो वही लोग कर पाएंगे, वही बच्चे कर पाएंगे जो इंटरनली मोटिवेटेड हो। यस और नो? इस बात के लिए सब लोग सहमत हैं, अग्री करते हैं? यस सर। यस तो जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा, है ना, ये इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए इसका। तो ब्रूनर एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव रेडीनेस, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव रेडीनेस। बट अनलाइक पियाजे, देखो पियाजे ने उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया कॉग्निटिव रेडीनेस पर। ही आर्ग्यूड दैट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन कैन एक्सेलरेट कॉग्निटिव ग्रोथ, उन्होंने बोला कि ठीक से इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमारी जो कॉग्निटिव जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है। तो लर्निंग शुड बी मैच्ड विद लर्नर्स करंट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। अब मान लो कि बच्चे को आपने पहले देख लिया कि कितना आता है, तो पहले आपने इनिशियल लेवल पर असेसमेंट कर लिया और आपको लगता है कि बच्चे के अंदर ये बच्चा इंटरनल मोटिवेटेड भी है, तब जाओ उसकी हेल्प करते हो, क्योंकि आप एक टीचर हो, हेल्प करके उसको एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट सिखा देते हो, सिखाते हो कि नहीं? तो यहाँ पर आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाली चीज़ें भी दिख रही है, इसके फोल्डिंग भी दिख रही है। तो टीचर शुड प्रिपेयर लर्नर्स बाय एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज एंड डिजाइनिंग टास्क विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट आपको वाइकॉट्स्की का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूज़ यहाँ पर किया गया है, यूज़ यहाँ पर भी किया गया है। आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। वाइकॉट्स्की की थ्योरी सबको आती है कि नहीं? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं आती हो? बहुत बार पढ़ाई है मैंने, आती होगी ना? यस और नो? चलो आती ही होगी, है ना। अभी नेक्स्ट है कैटेगराइजेशन। देखो कैटेगराइजेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी थ्योरी का नाम कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी भी है। जब इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज नहीं करोगे, ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, रीऑर्गेनाइज नहीं करोगे, स्ट्रक्चर नहीं करोगे, तो आप फिर डिस्कवरी लर्निंग या फिर वैसी सारी चीज़ें सीखोगे कैसे, एडवांस कॉन्सेप्ट सीखोगे कैसे? तो हाउ वी ऑर्गेनाइज नॉलेज, ब्रूनर एम्फेसाइज दैट लर्निंग इज एसेंशियली अबाउट मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड बाय क्लासीफाइंग एंड कैटेगराइज इन्फॉर्मेशन। तो हम 3 टाइप से इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन क्या है? 3 टाइप्स हैं, परसेप्चुअल कैटेगराइजेशन, फंक्शनल कैटेगराइजेशन, एब्स्ट्रैक्ट कैटेगराइजेशन। परसेप्चुअल कैटेगराइजेशन, फंक्शनल कैटेगराइजेशन, एब्स्ट्रैक्ट कैटेगराइजेशन। परसेप्चुअल कैटेगराइजेशन क्या होता है? बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर्स, बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर्स, मतलब दिखता कैसे है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इवेंट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है। तो फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे ऑल राउंड रेड ऑब्जेक्ट्स, जिसको उनको बोलते हैं कि एप्पल है, क्योंकि एप्पल कभी भी आपको ट्राइंगल शेप में नहीं मिलता, कभी भी आपको स्क्वायर वाले शेप में नहीं मिलता, वो मिलेगा गोली, है कि नहीं? उसका फिजिकल फीचर यही है कि नहीं? यस और नो? दूसरा जो है वो है फंक्शनल कैटेगराइजेशन। फंक्शनल कैटेगराइजेशन मतलब होता है बेस्ड ऑन यूज और पर्पस, है ना, कि जब आप इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर रहे हो उस बेसिस पर कि इसका यूज कहाँ है, टूल्स जैसे जिसको हम बोलते हैं, तो फंक्शनल कैटेगराइजेशन है। तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट कैटेगराइजेशन।
एब्स्ट्रैक्ट कैटेगराइजेशन ये होता है कि जब हम रीजनिंग करने की एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है ना, जब हम लॉजिकल थिंकिंग हमारे अंदर आ जाती है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट कैटेगराइजेशन है ना। जैसे हम कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम देख रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है ये प्राइम नंबर दिए गए हैं, तो प्राइम नंबर में 2 का मल्टीप्लाई है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर भी यही होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके देखो। जब हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है जो कि हमारे ऑप्शन में दिखता है हमको। तो बेसिकली एडवांस लेवल का जो कैटेगराइजेशन है वो एब्स्ट्रैक्ट कैटेगराइजेशन है। क्या मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो 3 टाइप का कैटेगराइजेशन है जहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज किया अलग अलग बेसिस पे। क्या क्लियर है आपको? यस। तो यस। आपको कैटेगराइजेशन के रूल्स, कैटेगराइजेशन कैसे करते हो, कैसे करते हैं हम? तो कॉन्सेप्ट्स हैव डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स। देखो, जब तक हम किसी भी कॉन्सेप्ट को कैटेगराइज तब नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते, क्लासीफाई नहीं कर सकते, जब तक कि वो कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्ट ना हो। डिस्टिंक्ट मतलब जब तक उसको डिफाइन ना कर पाए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, उसके फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, तो फिर वो अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैथ्स के रूल बदलते जाएं, हर साल बदलते जाएं, तो कोई तो मैथ सीख ही नहीं पाएगा। फिर साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, थेरीज हैं, वो हर साल बदलती जाएं, तो साइकोलॉजी तो सबके लिए नहीं रहेगी हमेशा से। होगी कि नहीं होगी? यस और नो? यस सर। बोलो, ऐसा होगा कि यस नहीं? सर। तो कॉन्सेप्ट्स आर डिफाइनिंग एट्रीब्यूट, लर्नर जनरेट हाइपोथेसिस एंड टेस्ट देम थ्रू एक्सपीरियंस। देखो, हाइपोथेसिस सबको पता है ना, तो हम वो हाइपोथेसिस बनाता है। तो लर्निंग इन्वॉल्व फॉर्मिंग, टेस्टिंग, रिफाइनिंग हाइपोथेसिस। तो लर्निंग ऐसे काम करती है। इसके फोल्डिंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आप सबको पता है कि वाइगॉट्स्की का ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ इन्होंने इसका यूज़ किया है। दो द टर्म वॉज कॉइंड बाय वुड, ब्रूनर सपोर्टेड द आइडिया ऑफ स्कैफोल्डिंग, है ना, providing temporary support to learner to help them accomplish task they cannot do independently। इसके फोल्डिंग आप सबको पता है, जैसे मैंने बता दिया, हेल्प है। जो हेल्प कौन करता है? एक एमक्यू करता है। एमक्यू कौन होता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये टीचर्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सपोर्ट इज ग्रेजुअली विड्रॉल। देखो, जब आप सपोर्ट तो देते हो, एक कोच सपोर्ट करता है बच्चे को, लेकिन धीरे धीरे करके अपने वो हेल्प का जो इंटेंसिटी है उसको कम करते जाता है, क्योंकि आप हेल्प कम नहीं करोगे या फिर हेल्प का जो इंटेंसिटी वो कम नहीं करोगे, हेल्पिंग की इंटेंसिटी कम नहीं करोगे, तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, टेम्परेरी सपोर्ट करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो और पीछे हट जाओ। क्योंकि पीछे नहीं हटोगे, कोच हमेशा उसके साथ रहेगा, तो मैच मैच कोच थोड़ा खेलेगा, वो तो बच्चा ही खेलेगा। यस और नो? बोलो। तो इसके फोल्डिंग क्या होना चाहिए? धीरे धीरे करके ग्रेजुअली विड्रॉ करना चाहिए, है ना। एनकरेजेस इंडिपेंडेंट लर्निंग, अडेप्ट टू लर्नर्स लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस। एग्जाम्पल, अ टीचर हेल्प्स अ स्टूडेंट टू राइट एन ऐसे बाय गाइडिंग देम थ्रू आउटलाइनिंग। टीचर बताता है ऐसा ऐसा करना है, बट इवेंचुअली लेट्स देम राइट इंडिपेंडेंटली। लेकिन वो गाइड कर देता है टीचर कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन खुद तो ऐसे नहीं लिखता वो। तो इसके फोल्डिंग का नेचर क्या है, क्या आपको समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यस और नो? जल्दी से बोलो। यस सर। है ना। बस हमारी जो क्लास है वो 10 मिनट की और है, हम आज वो नहीं पढ़ पाएंगे जो मैं बता। तो लैंग्वेज एंड कल्चर इन लर्निंग, यहाँ पर लैंग्वेज और कल्चर का रोल क्या है? ब्रूनर एम्फसाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज एज अ टूल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड कल्चर एज अ कॉन्टेक्स्ट फॉर लर्निंग। तो लैंग्वेज स्ट्रक्चर थॉट एंड शेप्स कैटेगरीज, लर्निंग हैपन्स इन कल्चरल सेटिंग्स, एजुकेशन शुड कंसीडर कल्चरल नैरेटिव्स एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। ही एडवोकेटेड नरेटिव थिंकिंग। उन्होंने नरेटिव थिंकिंग को एडवोकेट किया, यूजिंग स्टोरी टेलिंग टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड टेंड टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग, है ना। क्योंकि नरेशन से क्या होता है? नरेशन होता है कहानी सुनाना, और कहानी कुछ ऐसी होती है कि कुछ कुछ होता नहीं है एक्चुअल में कहानी में, लेकिन आप क्या करते हो अपनी नरेटिव स्किल से उस तरीके से इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करते हो कि लोगों को लगता है कि एक्चुअल में वो कहानी में वो एलिमेंट था। नरेशन समझ पा रहे हो आप? नरेटिव थिंकिंग में क्या करते हो? कंस्ट्रक्ट करते हो कि नहीं इन्फॉर्मेशन को? जो होता नहीं है उसको बनाते हो कि नहीं? और डिस्कवरी का तो मतलब वही होता है ना, जो है नहीं उसको बनाओ। क्या मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अरे बोल दो जल्दी से। यस सर। यस सर। तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या देखने को मिलता है? करिकुलम आप समझ ही गए हो, करिकुलम स्पायरल करिकुलम, रिविजिटेड आइडियाज इन इंक्रीजिंग डेप्थ, टीचिंग स्ट्रेटजी, डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, रोल ऑफ टीचर, फैसिलिटेटर, स्केप होल्डर, गाइड, रोल ऑफ स्टूडेंट, एक्टिव एक्सप्लोरर एंड मीनिंग मेकर, असेसमेंट, फोकस शुड बी
शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसफर, नॉट रोट मेमोराइजेशन। देखो रोट मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन से डिस्कवरी नहीं कर सकते हो। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑल थ्री मोड्स, कॉन्क्रीट एक्टिविटीज़ इसको इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, विजुअल एड्स जिसको आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन जिसको सिम्बॉलिक क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेशन बोलता है। ठीक है। कंपैरिजन विद अदर थेरीज, ब्रूनर को जब हम अलग पियाजे से और वाइगॉट्स्की से कंपेयर करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, ब्रूनर की जो डेवलपमेंट थ्योरी है ना, जिसको हमने पढ़ा, ये कंटिन्यूस है, फ्लेक्सिबल है। पियाजे की स्टेज बेस्ड है और इसकी सोशियो कल्चरल है। रोल ऑफ लैंग्वेज, ब्रूनर ने बहुत क्रूशियल रोल बताया है ना, क्रूशियल फॉर थॉट के लिए, थिंकिंग के लिए, कॉग्निशन के लिए, बिहेवियर के लिए, लर्निंग के लिए लैंग्वेज का काफ़ी रोल होता है। पियाजे ने क्या बोला, फॉलोज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने बोला कि लैंग्वेज बाद में आती है, पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फॉलो करता है लैंग्वेज। ऐसा होता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. क्लियर है ना सबको? यहाँ पर वाइगॉट्स्की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ही है, टूल फॉर लर्निंग। इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? पियाजे में मस्ट फॉलो मैचुरेशन, इन्होंने मैचुरेशन को फॉलो किया है। मैचुरेशन मतलब एज स्पेसिफिक, इन्होंने एज स्पेसिफिक बात ज़्यादा बोली है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो वाइगॉट्स्की में स्कैफोल्डिंग का यूज़ ज़्यादा, स्कैफोल्डिंग एक की है ना। कल्चर आप देखोगे, ब्रूनर ऑब्वियसली देख ही रहे हो, हमने कल्चर को देखा है, सो सेंट्रल है। पियाजे ने तो कल्चर को कंसिडर ही नहीं किया था, नहीं किया था ना, याद आ रहा है आपको, कल्चर की बात ही नहीं करी, सोसाइटी की बात ही नहीं करी। और वाइगॉट्स्की के सेंटर में कल्चर ही है, तभी तो इनकी थ्योरी का नाम सोशियो कल्चरल है ना। इसके इनकी थ्योरी का कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी है। इन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया है लोगों ने, डिस्कवरी लर्निंग कैन बी इनएफिशिएंट विदाउट गाइडेंस। उन्होंने बोला गाइडेंस के बिना ये डिस्कवरी मतलब जो है डिस्कवरी लर्निंग वो इफ इनफेक्टिव हो जाएगी। मे नॉट बी सूटेबल फॉर नॉविस लर्नर, नए नए लर्नर के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं है। नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वली इक्विप्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और हाइपोथेसिस जनरेशन। बोलते हैं सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, तो डिस्कवरी लर्निंग फिर वो कैसे करेंगे, है ना। इसकी लिमिटेशन बता दी। टीचर्स नीड इंटेंसिव ट्रेनिंग टू इम्प्लीमेंट स्पायरल करिकुलम इफेक्टिवली। और बोल रहा है कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, कि तभी वो स्पायरल करिकुलम समझ पाएंगे और बच्चों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जा पाएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की तरफ वो समझा पाएंगे, या फिर उस तरीके से वो मोटिवेट बच्चों को कर पाएंगे। तो टीचर्स बोला कि सबको सारे टीचर्स को इंटेंसिव ट्रेनिंग देना चाहिए स्पायरल लर्निंग को इफेक्टिव बनाने, स्पायरल करिकुलम को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। क्या आपको ब्रूनर की थ्योरी समझ में आई?